गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। तो हम पढ़ रहे थे भारत की खोज और उसमें 2 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज से अध्याय 3 शुरू हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में आप में से बहुत सारे फैमिलियर होंगे कि सभ्यता क्या है। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और जैसा कि पहले भी इसके बारे में चर्चा हुआ है कि 5-6 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसके बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी और किसने किया था। तो हम शुरू करते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। यानी भारत के अतीत की बात करते हैं, क्योंकि भारत की खोज हो रही है तो खोज अतीत से ही शुरू होती है। तो जब पहला जो तस्वीर देखते हैं, यानी कि जहां पे हमारी नजर सबसे पहले जाती है वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। जवाहरलाल नेहरू भी जब शुरुआत की उन्होंने, तो पहला कहाँ गए थे, मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़े हुए थे, यानी कि मोहनजोदड़ो के टीले के पास गए, वहां विजिट किए। तो पहली तस्वीर वहां से सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती है, जहां पे अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। उसके अवशेष कहाँ कहाँ है, तो सिंध में मोहनजोदड़ो है और पंजाब में हड़प्पा है। ये उसके ऐतिहासिक स्थल है। जब सभ्यता का जब पतन हुआ होगा तो अलग अलग जगह पे स्थल रहे होंगे, तो उनमें सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। तो जब ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है, इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो उसका स्रोत क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं। तो जो भी पुरातत्व मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, उसी के आधार पे खोज करते हैं और दूसरे बातों का पता लगाते हैं, दूसरे चीज का। तो वहीं जब पहली बार जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला, जब उसके खंडहरों को पाया गया, तो इसने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। यानी कि पहले प्राचीन इतिहास को समझने में थोड़ी कठिनाई होती थी क्योंकि उतने अवशेष मिलते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ तो एक पूरी सभ्यता मिल चुकी है, एक सिंधु घाटी सभ्यता। एक सभ्यता है तो बहुत बड़ा अवशेष है और उसमें बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है प्राचीन भारत के बारे में। इसलिए कहा कि उसने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। अब प्राचीन इतिहास को अच्छे से समझा जा सकता है, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करते हैं तो जैसे कि सिंध में मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा पंजाब में है, इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, दूरी बहुत ज्यादा है। और उसकी जब खोज हुई थी वो संयोग से हो गई थी। यानी पहले किसी को पता नहीं था कि हाँ यहाँ पे इतनी बड़ी सभ्यता है। ऐसा कहा था कि एक बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के मजदूरों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं, तो उठाकर लाने लगे और यहाँ पे रेल के पटरियों बिछाने लगे। उस तरह से बहुत सारी ईंटें लाए। तो इसी तरह वहां पे तो केवल पता चला, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई। फिर ऑफिशियली इसकी खुदाई होना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि दोनों के बीच में अगर दूरी देखें तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखते हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। और ये जो खंडहर मिले, इसका खोज पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन ये मिल गए। लोगों को जब पता चला, कुछ साइन वहां पे देखे उन्होंने, दोनों का पता चला। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे इतने दूर दूर मिले हैं, तो इसके बीच में भी तो होगा कुछ। तो क्या है कि इन खंडहरों की खोज एकमात्र संयोग थी और इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। लेकिन इतने दूरी पर मिल रहे हैं, इसका मतलब कि क्या, इसके बीच में भी और बहुत सारे नगर होंगे,
बहुत से अवशेष हमें मिलेंगे। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई है। ये नॉर्थ इंडिया में अधिकतर बहुत ज्यादा फैली हुई थी और संभव है कि भविष्य में भी सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। तो भविष्य में भी इसे संभव है कि और भी खोज किए जा सकते हैं और इतिहासकार हमेशा खोज करते रहते हैं और भी चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो इतनी दूरी पर यदि अलग अलग जगहों पे मिला है नगर, उसके अवशेष मिले हैं, तो इसके बीच में भी जरूर कुछ ना कुछ और भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही विशाल सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब में अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अगर इसके अवशेषों की बात किया जाए कि हाँ इसके अवशेष मिले कहाँ कहाँ हैं, इसके अवशेष बहुत दूर दूर जगहों पे मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सभ्यता इस सभ्यता का विकास बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत दूर दूर तक विस्तार था इसका। जैसे कि पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला, इसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसीलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक है। यानी कि ऐसा विश्वास है कि ये जो सभ्यता है केवल ऐसा नहीं है कि केवल सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है, इसका मतलब केवल सिंधु घाटी पर ही है। इसका विस्तार गंगा की घाटी तक भी है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। अब तक हमने जो कुछ भी जाना है इसके बारे में, जो भी अवशेष मिले हैं, उससे जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है, उससे हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो बहुत विकसित थी। और ऐसा नहीं कि इसका विस्तार बहुत ही कम समय में, इसका विस्तार होने में हजारों वर्ष लग गए होंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे है, यानी कि सेकुलरिज्म। तो जैसे कि हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है, सेकुलर कंट्री। इसका मतलब है कि जहां भी धर्मनिरपेक्ष होता है वहां पे किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, यानी कि धर्म के आधार पर उसकी पहचान नहीं की जाती है। जैसे कि अपने देश भारत में कोई भी एक ऐसा सेंट्रल धर्म नहीं है कि हाँ भारतीय जो राज्य है वो इस धर्म को बढ़ावा देता है। तो ये सभ्यता प्रधान रूप से क्या थी? धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आ गई यहाँ पर। सभ्यता कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष थी, सेकुलर थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हो सकी, यानी धार्मिक तत्व थे। तो क्या बताया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि जो धर्म से संबंधित, यानी कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है कि वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, जो भी है वो सब वहीं पे रहेगा। इसका एक और मतलब क्या था कि धर्म को, दूसरा मीनिंग अगर हम देखें तो धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता है। तो ये जो सभ्यता थी इसमें किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं दी जाती थी। धार्मिकता तो मौजूद थी लेकिन फिर भी वो उस पर हावी नहीं हो पाई। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई सेंट्रल धर्म के रूप में वहां पे मान्यता किसी को भी धर्म को नहीं थी। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, यानी कि भारत में आगे जितने भी सांस्कृतिक युग आए उसके एक अग्रदूत थी, यानी कि सबसे पहले एक बोल सकते हैं कि लीडिंग, यानी कि इसी ने लीड किया था। भारत में जो भी संस्कृति थी, जो भी बाद में आई है पहले से जो भी थी, उसका ये अग्रदूत मानी जाती है, यानी कि सबसे पहली सभ्यता यही थी। सांस्कृतिक
परंपराएं जो भी देखी जाती है वो पहला यहीं पर थी, इसलिए इसे सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि वहां के लोगों की क्या व्यवहार थी, किस तरह से वे लोग रहते थे, उनका विस्तार किस प्रकार से था। तो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र, अफ्रीका वाले जो देश है वहां पे, तो वहां से इन लोगों की व्यापार होती थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। सॉरी, यहाँ पे कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, क्योंकि यानी कि फारस, मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता थी, इन सभी से व्यापार चलता था। यहाँ के लोगों का, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का इनसे व्यापार चलता था, लेकिन कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। कुछ अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो भारत की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो इन सभी से बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। यानी यह एक नागर सभ्यता थी, यानी कि ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय थी। अब तक पहले जो कुछ भी था वो लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, कृषि पर आधारित था वो, और उसी से अपना पेट पालते थे, अपना रहन सहन उसी पर आधारित था। लेकिन ये जो सभ्यता है वो नागर सभ्यता थी, और उसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, मतलब कि संपन्न था, मुख्य था। कहने का मतलब यह कि व्यापार अधिक देखा जाता था, ना कि कृषि। अगर कोई गांव की अगर देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, अधिकतर कृषि होता है। लेकिन ये एक नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ पे क्या है, तो एक नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ पे व्यापार को अधिक बढ़ावा मिलता था। यहाँ के लोग व्यापार पर अधिक निर्भर थे। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। तो देखिए यहाँ पे एक संभवतः ये जो शब्द है, मतलब कि ऐसे जानकारी नहीं है कि दुकानें छोटी थी या फिर सड़क पर दुकानों की कतारें थी, लेकिन जिस तरह से मिला हुआ है, उस स्थल पे जिस तरह के अवशेष मिले हैं, उससे यही पता लगा जाता है कि जो सड़क पे दुकानों की कतारें थी, सड़कों पर दुकान लगाए जाते थे, और दुकानें लगभग संभवतः छोटी थी। यानी हो सकता है कि छोटी ना भी हो, कुछ गिरने से वो धंस गई हो, तो इसलिए कहा है कि दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यानी देखा जाए तो आज का जो भारत है, वर्तमान भारत, और उस सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, जिसमें बहुत एक लंबा दौर है, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ये जो भी दौर गुजरे हुए हैं इसके बीच में, उसके बीच में क्या हुआ ये हम नहीं जानते। हम बहुत आगे चले आए, बहुत समय आगे चले आए हैं, और आज हमें प्राचीन भारत के अवशेष मिल रहे हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। ये एक अलग बात है कि हम इस सभ्यता के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमलाइन है वो बहुत ही ज्यादा है। वो कहाँ अलग से चली गई, इतना 5-6 हजार वर्ष पुरानी, और आज की जो वर्तमान भारत है इसके बीच में बहुत लंबा दौर है, बहुत लंबा समय है। इसके बीच में काफी परिवर्तन भी आया, लेकिन इसके भीतर ही भीतर निरंतरता की एक श्रृंखला चल रही थी। निरंतरता यानी कि कोई ऐसी चीज जो निरंतर उसको बढ़ावा मिल रहा था, और वही चीजें आगे चलती चलती और आज के भारत तक पहुंची हुई है। जैसे उदाहरण के लिए की परंपरा हो सकते हैं, संस्कृति। तो जो चीजें वहां पे चलती थी, जो परंपराएं, जो संस्कृति वहां पर थी, और उसको जो बढ़ावा मिलते मिलते वो श्रृंखला चलती आ रही है, और आज वर्तमान भारत में वो चीजें देखने को मिलती है, जो हमें किससे जोड़ती है, जो संभवतः जो हमें उस पुराने बीते हुए युग से जोड़ती है जब इसकी शुरुआत हुई होगी। ठीक है, तो ये निरंतरता की एक श्रृंखला बनी हुई थी। इसका मतलब है कि
उसको बढ़ावा मिल रहा था, जो कुछ भी उस समय में था उसको बढ़ावा मिलते मिलते आज वर्तमान भारत तक भी वो पहुंच चुका है, उस संस्कृति। यह देखकर आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हम चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों की, फैशन की याद दिलाता है। यानी कि इस बात से हमें काफी अचरज होती है कि जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा, उसके बीच में बहुत कुछ ऐसा था जो हमें ये सभी चीजों की याद दिला रही है, कि वहाँ की परंपराओं के बारे में, रहन सहन के बारे में, लोगों में कौन सी रिवाजें प्रचलित थी उसके बारे में, और पोशाक की फैशन के बारे में। ये हम कैसे जानते हैं? तो ये सभी हो सकता है बाकी जो मसल के बारे में जान रहे हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, वो तो खुदाई में जो मिला हुआ है और उससे पता चलता है, लेकिन इन सभी के बारे में भी हमें याद दिलाता है, इसलिए इसमें कुछ खास है। इस बात से हमें अचरज होती है कि उनमें कुछ ऐसा क्या था जो हमें आज भी इन सभी चीजों की याद दिलाती है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस घोर बेला में ही एक नन्हे से बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों और अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। और ये एक दिलचस्प बात है, जैसे इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो बनावट था जो नगर का, वो किस तरह से था, तो हर एक चीज योजनाबद्ध तरीके से चलती थी। यानी सबकी पहले योजना बनाई जाती थी, उसके अनुसार से घरों का निर्माण किया जाता था, गलियों का निर्माण, गलियों में जो भी पानी जो निकलता था वो सभी पे ढक्कन लगे हुए होते थे, जो नालियां थी, और सबको एक अलग दिशा से निकाला जाता था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो काफी विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब कि वो जो भी चीज करते थे वो सही तरीके से करते थे। पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते थे, फिर उसको बनाते थे। यानी इतनी समझ थी उनके अंदर, तभी तो ये इतना विकास कर पाए। अगर किसी भी चीज का विकास करना तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो भी अगर नालियां उस तरह खुला रखेंगे तो लोग क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, प्रगति नहीं हो पाएगी। और इसके साथ साथ कलाओं में भी बहुत सी चीजें देखी जाती है। कला में उनकी रुचि, बहुत सारी चीजों का निर्माण करते थे। उन्होंने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता की उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया। यानी कि स्नानागार कैसा जगह होता था, जैसे कि यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है, जहाँ पे विशेष अवसरों पे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ये विशाल है। ये मोहनजोदड़ो का है। तो कला के क्षेत्र में भी बहुत माहिर थे, बाकी समझदारी बहुत ज्यादा थी उनके अंदर, तभी ये इतना विकसित कर पाए, दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित कर पाए, और व्यापार पर ही मुख्य रूप से वे आश्रित थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें तो बहुत ही कम दिया हुआ है। अगर आप सर्च करके एक बार देखिएगा इसके बारे में YouTube पे, तो आपको फिगर वाइज दिखाई देगा कि हाँ क्या क्या था वहाँ पे।
यहाँ पे तो बहुत ही कम लिखा हुआ है, इसके विस्तार के बारे में भी नहीं दिखाया हुआ है। तो इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया नहीं है अभी। इसके बाद में जो आर्यों का आना है, ये टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो फिर अगले वीडियो में दोनों का फ्लो चार्ट तैयार करेंगे और इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसलिए आप भी इसको 2-3 बार ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिया नहीं इसलिए मैंने ज़्यादा समझाया भी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि दूसरी जगह से भी, कहीं और स्रोत से भी इसका अध्ययन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो मैंने प्रश्न किया था उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। धन्यवाद।